माय डियर स्टूडेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इकोनॉमी चलाने के लिए पेमेंट का माध्यम था एक समय में। गोल्ड जैसे मॉनेटरी स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया कि आज मॉनेटरी स्टैंडर्ड में मतलब जैसे पैसे चलाते मतलब जैसे एक डोमेस्टिक पेमेंट की बात करें हम, तो एक पेपर करेंसी है जो हमारे देश में है, नोट, बराबर, जो अपने फेस वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। फेस वैल्यू मतलब उस नोट को लगाने के लिए बनाने के लिए लगी हुई लागत इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया, 1,000 रुपये का नोट बनाने के लिए 3 सवा 3 रुपये का खर्चा आता था। उसका प्रिंटिंग हो गया, पेपर हो गया, सो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, लेकिन वो 1,000 रुपये के बदले चलता था, मतलब उसमें 1,000 रुपये की चीज़ें हमें मिलती थी, तो मतलब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो गया। और वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी, लोगों को पता है कि 1,000 रुपये आराम से भारत भर में आप कहीं भी चला सकते, तो इस लिहाज से उसको मनी एज अ मनी कहा जाता है, तो मनी की भूमिका उसे मिल गई, जो कि एक लीगल टेंडर भी है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड तो जैसे हम पैसे की बात कर रहे हैं वैसे गोल्ड भी चलते थे, मनी का माध्यम हुआ करता था। और ये तकरीबन फेमस था 1870, मतलब इसकी फिक्स डेट नहीं है, बट 1870 हम उसको राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। 1870 से ये चालू हुआ था, तो पहले वर्ल्ड वॉर तक 1914 तक जो गोल्ड का ट्रांजैक्शंस था, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप बात करते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो उसमें ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था गोल्ड। ठीक है, जैसे अगर मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो पहले मेटल में ही पेमेंट होती थी, जैसे कि गोल्ड। ओके, तो गोल्ड स्टैंडर्ड तब कहा जाता है कि तब ये बहुत चलता था, चलन में था गोल्ड स्टैंडर्ड। The gold standard is a monetary system in which the standard economic unit of account is a fixed weight of gold. अब क्या बोल रहा है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था मॉनेटरी सिस्टम में, मतलब गोल्ड से जो व्यापार होता था या जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी तब, ठीक है, तो उसका एक फिक्स वेट ऑफ गोल्ड था। ठीक है, फिक्स वेट। देर आर डिस्टिंग काइंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ सिस्टम इन विच द मॉनेटरी यूनिट्स इज एसोसिएटेड विथ सर्कुलेटिंग गोल्ड कॉइन्स। ओके, और यह लिखा है सिमिलरली द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड टिपिकली इन्वॉल्व्स द सर्कुलेशन ऑफ ओनली कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर और अदर मेटल, बट वेयर द अथॉरिटी गारंटीड अ फिक्स एक्सचेंज रेट विद अनदर कंट्री दैट इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इंटरनेशनल ट्रेड की हम लोग बात करेंगे, तो एक कंट्री है, ए कंट्री, जो सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड है वहाँ पर। और गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब इसके पहले हमने जो मेटालिक करेंसी पढ़े हो जिसमें मोनोमेटालिज्म बायोमेटालिज्म पे हमने डिस्कशन किया है। मोनोमेटालिज्म यानी एक ही मेटल का बना हुआ कॉइन, तो गोल्ड है तो गोल्ड, सिल्वर है तो सिल्वर। और बायोमेटालिज्म यानी दो दो मेटल मिलकर बना हुआ कॉइन, या जहाँ पर दो मेटल का सिस्टम चलता है। जैसे अगर समझ लो एक कंट्री है ए, उस कंट्री में गोल्ड के कॉइन्स बनते हैं और वो गोल्ड से व्यापार करते हैं। दूसरी एक कंट्री है जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों चलता है। तीसरी एक है जहाँ पर सिर्फ सिल्वर से वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो गोल्ड वाले को ए को बी के साथ आराम से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बी के पास गोल्ड भी चलता है, सिल्वर भी चलता है, तो और ए के पास गोल्ड है, तो ए और बी का व्यापार आराम से हो सकता है। बी का और सी का भी व्यापार आराम से हो सकता है, क्योंकि सी के पास सिल्वर कॉइन्स है और बी सिल्वर्स भी एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ए को सी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ए का कॉइन गोल्ड है, बी सी का कॉइन सिल्वर है। तब ऐसे जो बीच में बी है, ऐसे कंट्रीज का सहारा लिया जाता था। ठीक है, ऐसे कंट्रीज का सहारा लिया जाता था उस ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ ये वही बोल रहा है, बट वेयर द अथॉरिटी गारंटीड अ फिक्स एक्सचेंज रेट विथ अनदर कंट्री दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अब ये कहावत है 1945 के करीब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड पर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने एंड पे था। तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहाँ पर जो गोल्ड के जो व्यापार थे, तो गोल्ड का एक वहाँ पर 1 आउंस, जिस पर हमने कल डिस्कशन किया था, तो ये गोल्ड का वहाँ पर एक फिक्स रेट तय था, फिक्स रेट। ठीक है, जैसे अभी समझ लीजिए कि इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड 48,000 का है। ओके, 48,000 रुपीज़ का है। और यही 10 ग्राम गोल्ड अगर यूएस में समझिए $100 का है,
तो $100 इज इक्वल्स टू 48,500 ऑफ इंडियन रुपीज़। ये पैसों का आज इस तरीके से हिसाब निकाला जाता है। और गोल्ड उतना भी उसका ही है और इतना भी हमारे तरफ जितना है हमारा ही है। ठीक है, 10 ग्राम यहाँ भी 10 ग्राम वहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 48 का, वहाँ पर $100 का। तो इस तरीके से फिक्स रेट और फिक्स क्वांटिटी फिक्स वेट तय होता है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जितने व्यवहार थे पहले, मतलब पहले ऐसा था कि एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी थी इंडिया में। और इस सिस्टम के तहत जिसके पास जितना गोल्ड है वो उतने ही पैसे छाप सकता था। जैसे अभी गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पेपर करेंसी आई, तो पेपर करेंसी आपको जितनी बनानी है तो उस पेपर करेंसी को आपको बनाना है तो उसके हिसाब से आपके पास गोल्ड रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड था। और गोल्ड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वही उसका, मतलब 10 ग्राम अगर उसका वेट है तो 10 ग्राम के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो जब पेपर करेंसी आई तो पेपर करेंसी अगर आपको छापना है तो उसके पहले आपके पास गोल्ड रिजर्व्स ये बहुत महत्वपूर्ण था। और गोल्ड रिजर्व्स आपका जितना है उसके हिसाब से ही हर कंट्री अपने पैसे छापती थी। जहाँ जितना गोल्ड रिजर्व वो उतने ज़्यादा पैसे छाप सकता था, वो उतने ज़्यादा पैसे या पेपर करेंसी प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे आगे जैसे जैसे मिलता है हमें पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉथर द गोल्ड स्टैंडर्ड कैन बेस्ट बी रिगार्डेड एज फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि गोल्ड जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो एक बेस्ट रिगार्ड था एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए। अब ये जो ऑथर है या किसी भी डेफिनेशन के कोई भी ऑथर जो रहते हैं वो उस पर्टिकुलर परिस्थिति के हिसाब से, उस पर्टिकुलर समय के हिसाब से उनकी डेफिनेशन होती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलबॉर्न द गोल्ड स्टैंडर्ड इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय द चीफ पीस ऑफ मनी ऑफ कंट्री इज अ चेंजेबल विथ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और अ स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना भी लिखते हैं तो भी काफ़ी है। शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल unit of currency of a country on a gold standard is measured in relation to a fixed and predetermined quantity of gold. See, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तो गोल्ड स्टैंडर्ड में उनका जो मेजरमेंट रहेगा ये फिक्स था। क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड जो है वो फिक्स था हर कंट्री में अपना प्रिंसिपल यूनिट। ठीक है, पेपर मनी एंड गोल्ड कैन बी इक्वली एक्सचेंज फॉर ईच अदर एट अ लीगल प्री डिटरमाइंड रेट। दिस इज नोन एज इंटर कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, इसको ड्यूअल कन्वर्टेबिलिटी भी कहा जाता है। मतलब अगर आपके पास पेपर मनी है तो पेपर मनी को आप गोल्ड में या गोल्ड को आप पेपर मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, वो भी प्री डिटरमाइंड रेट पे। ये पहले से ही फिक्स था। ठीक है, ये पहले से ही फिक्स रखा जाता था। सो दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। Metal coins other than gold can be used only as a token money, that is the nominal or face value of the coin must be greater than the intrinsic value of the metal in the coins. अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात कर रहे हैं कि जो गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू था और उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो सेम टू सेम है। 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वही 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन का भी रहेगा। और उसके अलावा जो बाकी के मेटल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उनको हम टोकन कॉइन्स बोलेंगे। तो टोकन कॉइन्स जैसे आप कभी बैंक में जाते हो तो पहले बैंक में ऐसा सिस्टम था, अभी तो कागज़ की रिसिप्ट मिलती है। पहले ऐसा था कि आपको एक मेटल का कॉइन दिया जाता था। जैसे आपको चेक जमा करवाना है या पैसे विड्रॉल करना है तो पहले मेटल का एक कॉइन होता था वहाँ पर बैंकों में, वो आपको एक कॉइन देते थे। वो कॉइन ऐसा टोकन कॉइन होता था और फिर जब आपका नंबर आता था वो टोकन पे जितना नंबर है आप जाते थे और फिर आपको जो भी करना है चीज़ें वो विड्रॉल करते थे आप। तो वो जो टोकन कॉइन्स है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू जो आप जा रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आपका 10,000 का चेक है तो आप 10,000 रुपये ले रहे हो उसके एवज में, उसके कन्वर्जन में। सो दैट मेटल इज कॉल्ड टोकन कॉइन्स। The monetary authority will also exchange paper currency and non-gold coins for gold on demand. This is refers to as convertibility. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मॉनेटरी अथॉरिटी
will also exchange paper currency and non gold coins for gold on demand. उसके बाद 5 नंबर है इंटरनेशनल रिजर्व मोस्टली हेल्ड इन गोल्ड. अब ये जो इंटरनेशनल रिजर्व मोस्टली हेल्ड इन गोल्ड बोल रहे हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजर्व्स है वो $500 बिलियन तक पहुंच गए हैं. और इसमें गोल्ड का अपना एक अलग डिपॉजिट है. ठीक है, वो गोल्ड जो है, गोल्ड इंटरनेशनल अगर आपको ट्रांजैक्शंस करने थे तब 1870 से 1914 में, तब लोग तब भी और आज भी मैक्सिमम कंट्रीज रिजर्व रखती है गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड सभी जगह पर एक्सेप्टेबल है, सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है. कल आपका कोई इंटरनेशनल ट्रेड होता है और व्यापार में आपको पेमेंट करने की बारी आती है, तो आप गोल्ड के माध्यम से आज भी पेमेंट कर सकते हो. तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जनरली कंट्रीज़ जो है वो गोल्ड को इंटरनेशनल रिजर्व्स रखते हैं. मतलब इंटरनेशनल रिजर्व्स यानी सारी दुनिया की सारी जो बैंक्स है, बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, वो गोल्ड को ज़्यादातर मेंटेन करके रखते हैं, उसका डिपॉजिट मेंटेन करके रखते हैं. अब दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका है. ठीक है, 8,000 टन आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 8,000 टन. चाइना सेकंड नंबर 4,400 कुछ टन है. और इंडिया 300 आई थिंक 300 टन के करीब है इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व. जहाँ तक इसको आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको कंफर्म करेंगे, मतलब मैं गूगल करके उसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही है जहाँ मैंने पढ़ा था अभी 2-3 महीने पहले. सो इंडिविजुअल इन द कंट्री आर फ्री टू होल्ड एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड इन बुलियन और कॉइन्स. तो तब के समय में या गोल्ड स्टैंडर्ड में आप इंडिविजुअल है, आप कितने भी अमाउंट ऑफ गोल्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, आप फ्री है आप होल्ड करने के लिए गोल्ड. इन बुलियंस यानी बार, गोल्ड बार जो होता है ना, गोल्ड ईट जो बोलते हैं, सोने की ईट, गोल्ड की ईट, या फिर गोल्ड के बिस्किट्स बोलते हैं, दैट कम्स अंडर दिस. तो आप कितना भी होल्ड कर सकते हैं. इंडिविजुअल आर फ्री टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गोल्ड इन एनी अमाउंट. ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ पेपर मनी इज लिंक टू द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेपर मनी बनाने का है तो आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए, और गोल्ड रिजर्व्स के हिसाब से ही आप पेपर मनी बना सकते हो. जितना गोल्ड रिजर्व ज़्यादा उतना आप पेपर मनी बना सकते हो, जितना गोल्ड रिजर्व्स कम उतना आपको उसे कम करना पड़ेगा. कंडीशंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड. फॉर एन इकोनॉमी टू अडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी शुड पोसेस एडिक्वेट गोल्ड रिजर्व. ठीक है, देखिए आपको एडिक्वेट गोल्ड रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, कि ये कंडीशन थी आपको कम से कम इतना तो भी गोल्ड मतलब रिजर्व्स में रखना पड़ेगा. ये कंडीशंस हुआ करती थी. उसके बाद लेजिस फेयर ऑफ फ्री ट्रेड. अब ये लेजिस फेयर क्या है, तो मतलब ये एक ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था को कहते हैं जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन देन को कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाता है. ठीक है, मतलब लेजिस फेयर ऑफ फ्री ट्रेड ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता. ठीक है, दोनों सरकारों के बीच, और मुक्त व्यापार होता है. सरकारी नियम केवल इतने होते हैं ताकि चोरी और जबरदस्ती हड़पने के विरुद्ध संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा हो सके. इतने ही गवर्नमेंट के नियम्स रहते हैं, बाकी सब फ्री चलता है. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट लेजिस फेयर ऑफ फ्री ट्रेड. तो ये कंडीशन थी कि अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड की ये कंडीशन थी कि आपको व्यापार करना है तो उसमें लेन देन में आपको कर मुक्त रखना पड़ेगा, सिर्फ आपके साथ धोखाधड़ी न हो, इतने ही गवर्नमेंट के नियम उसमें चलते थे. अवॉइडेंस ऑफ इंटरनेशनल डेट. अब गोल्ड स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल डेट को अवॉइड करते थे, यानी किसी से कर्जा लेना, किसी कंट्री से कर्जा लेना, इसको अवॉइड किया जाता था और अवॉइड करना पड़ेगा. दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड. देन मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको मेंटेन करना है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. इंटरनल इलास्टिसिटी. ठीक है, यानी आपके कंट्री के अंदर ही आप में लवचिकता अलवचिकता हो, यानी नियमों को आपको चाहिए उस तरीके से आप उसको चेंज कर दे. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
ज़रूरी है गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। एक कंडीशन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके कंट्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं एक पार्टी आ रही, दूसरी पार्टी जा रही, फिर दूसरी जा रही, तीसरी आ रही, ऐसा नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन, गोल्ड स्टैंडर्ड के एरा के हो 1870 से लेकर तब के, तो आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण था। दीज आर सम कंडीशंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। एडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? इन्फ्लेशन अवॉइडेड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड का एक एडवांटेज है इन्फ्लेशन अवॉइडेड। तो इन्फ्लेशन कैसे अवॉइड होता था? सी, अगर आपके पास आप गोल्ड स्टैंडर्ड में हो और आपके पास बहुत सारा गोल्ड है तो आप बहुत सारे पैसे छापोगे, और अगर आप बहुत सारे पैसे छापोगे या प्रिंट करोगे तो बहुत सारे प्रिंट करोगे तो बहुत सारे पैसे इकोनॉमी में आएंगे, और इकोनॉमी में आएंगे तो चीज़ों की डिमांड क्रिएट होंगी, और डिमांड क्रिएट होंगी तो चीज़ों और मतलब वस्तुएं और सेवाओं के दाम बढ़ेंगे। तो अगर गोल्ड ज़्यादा है तो ये इन्फ्लेशन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती। ठीक है, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाता था, ऑटोमेटिक। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल व्यापार करते थे तो गोल्ड का लेन देन होता था, तो इन्फ्लेशन अवॉइड ही होता था। स्टेबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में स्टेबलाइजेशन थी। ठीक है। एन एडवांटेज ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड इज दैट it is stabilize world trade. Different currency have different value relative to each other. This exchange rate can fluctuate widely depending on economic condition. Nations with stable currencies are reluctant to accept less stable currencies for fear that they will be devalued. The gold standard place all nations on equal footing. Okay, समझ में आया? तो वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज करने का भी काम करता था। ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल द एडवांटेज ऑफ फुल गोल्ड स्टैंडर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ गोल्ड। ठीक है, मतलब ये सिस्टम ऐसी थी कि जिसमें गोल्ड इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फुल्ली एक्सचेंज होती थी सारी चीज़ें। When the currency of the country is tied up with the strong gold currency, the exchange rate stability is secured and international payment are facilitated. जब आपकी कंट्री की करेंसी जो है वो गोल्ड के साथ मतलब टाइप्ड है, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी सिक्योर्ड रहती थी उसमें, इंटरनेशनल पेमेंट्स में। प्राइस स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द ग्रेट वर्च्यू ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड. Under the gold standard, instability in prices of goods and services are rare, and hyperinflation is impossible as the money supply can only grow at the rate that the gold price increases. ठीक है, तो जो प्राइस स्टेबिलिटी थी वो भी बहुत स्टेबल थी। क्यों स्टेबल थी? क्योंकि आपको गोल्ड के हिसाब से करेंसी प्रिंट करना है, और करेंसी अगर ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की संभावनाएं आ सकती थी। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड खरीदने भी जाते हो तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। क्लियर? इसीलिए प्राइस स्टेबल रहता था। कंट्रोल ओवर डेफिसिट, अब डेफिसिट के ऊपर कंट्रोल होता था क्योंकि भैया पेमेंट सारा गोल्ड में करना है। ठीक है, तो पेमेंट गोल्ड में करना है तो आप चीज़ें जितनी ज़्यादा मंगवाओगे उतना ज़्यादा आपको पेमेंट जाएगा गोल्ड स्टैंडर्ड में, और जितना ज़्यादा पेमेंट जाएगा उतना आपका गोल्ड कम होगा तो आप डेफिसिट के तरफ जा सकते हो। इसलिए डेफिसिट पर भी कंट्रोल आया गोल्ड स्टैंडर्ड में। ऑब्जेक्टिव सिस्टम, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव सिस्टम and is not subject to the changing policies to the government to the whims of the currency authority. उसके बाद maintenance of purchasing system. So the standard enable the country to maintain the purchasing power to its currency over long period. This is so because the currency and credit structure is ultimately based on gold is possession of the currency authority. मेंटेनिंग परचेसिंग पावर या परचेसिंग सिस्टम, तो हम बात करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी की, मतलब लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ना। लोगों का परचेसिंग पावर तब बढ़ता है जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, करेंसी रहती है, और लोगों के पास करेंसी तब आएंगी जब
वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उस करेंसी का फ्लो इकोनॉमी में छोड़ेंगी, और सेंट्रल बैंक कब इकोनॉमी में फ्लो छोड़ेंगी, जब वो पैसे प्रिंट करेंगे, और वो पैसे प्रिंट कब करेंगे, जितना आपके पास गोल्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से जो परचेसिंग सिस्टम है वो भी मेंटेन होता था ऑटोमेटिक गोल्ड स्टैंडर्ड में। ओके, उसके बाद कॉमन इंटरनेशनल करेंसी। तो गोल्ड जो है वो कॉमन इंटरनेशनल करेंसी है। गोल्ड आज अमेरिका में जो गोल्ड है या इंडिया का जो गोल्ड है या दुनिया भर में जो गोल्ड है वो सेम है। ठीक है, तो कॉमन इंटरनेशनल करेंसी का भी रोल प्ले करता था गोल्ड। दुनिया भर में कहीं भी चल सकता था गोल्ड। ठीक है, तो ये कॉमन इंटरनेशनल करेंसी है। इट गिव्स ऑल द एडवांटेजेस ऑफ कॉमन इंटरनेशनल करेंसी। इट इस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ वैल्यू। दिस ग्रेटली फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड बिकॉज फ्लक्चुएशंस इन रेट्स ऑफ एक्सचेंज हैम्पर इंटरनेशनल ट्रेड। सो कॉमन इंटरनेशनल करेंसी है गोल्ड। तो कॉमन इंटरनेशनल करेंसी होने के कारण जो ट्रेड है वो भी प्रॉपर तरीके से चलते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर मैंने एक्सपोर्ट कम किया यानी 100 रुपये का माल बेचा किसी तो कंट्री को और 20 रुपये का माल मंगवाया है, तो 80 रुपये मुझे लेने बनते हैं आगे वाली कंट्री से। सो ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट 80 रुपये का। लेकिन इसको हमारे लिए हो गया वो सरप्लस बैलेंस और आगे वालों के लिए हो गया वो डेफिसिट बैलेंस। ठीक है, हमारे लिए हो गया वो सरप्लस और आगे वालों के लिए हो गया वो डेफिसिट बैलेंस। तो एडजस्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे? तो आप जितना ज़्यादा व्यापार करोगे उतना ज़्यादा आपका लेन देन होगा। अब लेन देन में जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि 100 रुपये की चीज़ें ली है, 20 रुपये की मंगवाई है, 100 रुपये की बेची है, 20 की मंगवाई है, मतलब 80 अभी लेना बनता है आगे वालों से। तो जो नेक्स्ट कंट्री है, आगे वाली जो कंट्री है, वो भी बार बार सोचेंगी कि व्यापार के वक्त हमारे तरफ से भी इतना एक्सपोर्ट एटलीस्ट होना चाहिए कि जो 80 रुपये का डिफरेंस है ये 20 पे आए या 30 पे आए। ठीक है, या फिर अगर हो गया है व्यापार, पेमेंट करना है, तो वो भी एडजस्ट हो जाता ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन की मदद से मतलब ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस भरी, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम करके एक सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड को लेकर, जो ब्रिटेन वुड्स में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स। तो वहीं से IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। उस ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में उसी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में ब्रिटेन की मदद से अमेरिका को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का नुकसान बहुत कम था, अमेरिका की करेंसी रिलायबल और स्टेबल थी, इसीलिए अमेरिका को ये अधिकार दिया गया वहाँ पर ब्रिटेन की मदद से कि अगर किसी भी कंट्री को, जैसे IMF और IBRD मतलब ही जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो अगर किसी भी कंट्री को लोन चाहिए या पैसे चाहिए तो वो पैसों को डॉलर में दिया जाएगा, ऐसा तब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में कहा गया और उसको मेंटेन किए सभी ने फिर। ठीक है, इसकी भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा किसी दिन आपको अगले लेक्चर में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ तय हुआ था कि $1 इज इक्वल्स टू 1 आउंस गोल्ड। तो मतलब अभी अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि 20 रुपये का 1 ग्राम गोल्ड अगर तय हुआ था, तब 20 रुपीज़ का 1 ग्राम गोल्ड तय हुआ था, और हमारे देश में अगर 1 ग्राम गोल्ड के लिए अगर हमें 100 रुपये देना पड़ता है, ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड के लिए हमारे तरफ 100, और अगर अमेरिका को 1 ग्राम के लिए $20, तो आप इनडायरेक्टली ऐसा समझ लीजिए कि $20 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। ठीक है, और जब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं और हम बहुत सारा सामान अगर वहाँ से मंगवाते हैं तो हमें वहाँ पे पेमेंट देना पड़ेगा। तो आज हमें डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं। अगर हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो डॉलर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। ठीक है, और गोल्ड के रिजर्व ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर उनका मेंटेन है सब, और हमारे तरफ गोल्ड के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक कहानी है इसके पीछे। सो एडजस्ट होती है गोल्ड स्टैंडर्ड में बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड ये कोई
आदमी बना नहीं सकता। गोल्ड क्या है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है, तो ये स्केर्स है, तो इसका लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड है। ठीक है, इफ नेशंस कैन ओनली प्रिंट एज मच करेंसी एज दे कैन बैक विद गोल्ड, दे कुड बी अ शॉर्टेज ऑफ मनी। बराबर। अब जैसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड है, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड है, लेकिन मैन्स वांट्स आर नेवर एंड, और पैसे भी अगर लिमिटेड छापेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो पहले ये तब लागू हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो बैक बाय गोल्ड है, जो गोल्ड पीछे रखा जाता है कि गोल्ड होना तो उतने इतना गोल्ड होगा, उसके हिसाब से पैसे छापना, ये सिस्टम अभी नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है गोल्ड का, और पैसे काफ़ी लगते हैं इंसानों को, इकोनॉमी को, देश चलाने को, तो शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री शोज दैट मनी शॉर्टेज लीड्स टू होर्डिंग दिस स्टिफलेस इकोनॉमीज एज पीपल बाय एंड सेल लेस। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ये बताती है कि शॉर्टेज होने के कारण गोल्ड का लोग होर्डिंग करते उसको। ठीक है, उसको रोक के रखना, उसका प्राइस बढ़ाना, इस तरीके का दिक्कतें गोल्ड स्टैंडर्ड में है। देन डिसएडवांटेजेस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। A disadvantages of the gold standard is that it restricts the ability to government to make economic policy. A common practice during tough economic times is to increase the money supply to stimulate the economy. This would not be possible under the gold standard since currency supply is limited by the gold supply. Okay, मतलब अभी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना है, तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाती है और उसमें उनको पता है कि हमें इतने पैसे खर्चा करने की आवश्यकता है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें इतने पैसे लगाने हैं, वहाँ इतने लगाने हैं, मतलब सड़क बनानी है तो इतने पैसे लग रहे हैं, किसी गरीब के लिए हॉस्पिटल्स ओपन करना है तो उसके लिए कुछ पैसे लग रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देना है उसके लिए कुछ पैसे लग रहे हैं, तो पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े पैसे एज पर इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन तो छोड़िए, बट एज पर पॉपुलेशन, एज पर डिमांड। ठीक है, एज पर लोगों के डिमांड, एज पर पॉपुलेशन, एज पर जो पुरानी करेंसी है उसको विड्रॉल कर लिए, तो एक कैलकुलेशंस होता है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से वो लोग पैसे छापते। वो भी बताऊंगा मैं आगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब। तो उस पैसों को छापा जाता है और इकोनॉमी को संवारा जाता है या संभाला जाता है। लेकिन अगर गोल्ड को बैक रखेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएंगे, और तब ये दिक्कतें थी इकोनॉमिक पॉलिसीज, गोल्ड स्टैंडर्ड में ये दिक्कतें हुआ करती थी इकोनॉमिक पॉलिसी। फेलियर ड्यूरिंग क्राइसिस। अब देखो, जब क्राइसिस आ रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क पुअरली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड द ग्रेट डिप्रेशन, गवर्नमेंट नीडेड मनी फॉर द वॉर एफर्ट्स एंड सोशल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अब देखो 14 तक ये चला, फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और फिर लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त पैसों की आवश्यकता पड़ी चीज़ें खरीदने के लिए, कुछ भी चीज़ें के लिए। तो गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसी जगहों पे काम नहीं करता, क्योंकि बैक बाय गोल्ड अगर आपकी इकोनॉमी है तो वो दिक्कतें जाएंगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद अनइकोनॉमिकल। अब अनइकोनॉमिकल यानी कॉस्टली है, अनइकोनॉमिकल यानी कॉस्टली है, सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए काफ़ी इसमें कॉस्ट लगती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज कॉस्टली कंपेयर टू पेपर करेंसी विच इज़ इकोनॉमिकल एंड चीपर इन कॉस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नोट छापने को ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड और वो सब लेने के लिए उसको बहुत इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ता है सारी चीज़ें। उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सपेंशन डिफिकल्ट। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी कैन नॉट बी एक्सपैंडेड इन response to the requirement of trade. The supply of currency depend on the supply of gold. तो एक्सपेंशन डिफिकल्टी है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड के वक्त आपके पास जितना गोल्ड है उतने आप पैसे छाप सकते थे। अगर आपको एक्सपेंशन करना है, ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, तो आप ज़्यादा पैसे नहीं प्रिंट कर सकते, तो ये एक दिक्कत थी। दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज सैक्रिफाइसिंग ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी. Gold standard has also been charged with sacrificing internal stability to external stability. It is the international aspects of gold standard which has been paid more attention to. ठीक है, अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये सैक्रिफाइस करता था इंटरनल स्टेबिलिटी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड ये रिलेटेड है इंटरनेशनल व्यापार के साथ। ठीक है, तो वहाँ अगर कुछ दिक्कतें आ गई तो इंटरनली भी स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता था, यहाँ पर भी कोई ना कोई दिक्कतें तैयार हो जाती थी। ओके, सो दिस वाज द डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल्ड। ओके, तो आज हमने अब तक लिया है गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर कंडीशंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड।